दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक ऐसा वक्त जब देश में खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज्यादा है, लेकिन उसी वक्त उसी खाद्यान्न को लेकर महंगाई चरम पर है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त इस देश के भीतर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोगों के पास अपने भविष्य निधि का पैसा निकालने के अलावे कोई चारा नहीं है, क्योंकि वह आने वाले वक्त में जिएंगे कैसे, यह संकट है। और दूसरी तरफ जो खाद्यान्न बेचते हैं, चाहे वह खाने का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गेहूं हो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्थ, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 50% से लेकर तकरीबन 450% तक का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा एक बरस के भीतर ऐसी कंपनियों का हो गया। ऐसे वक्त में जब देश के भीतर में छोटे और मंझोले व्यापारी खत्म हो चले हैं, ठीक उसी वक्त बैंकों से कर्ज लेकर जो बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट कर्ज नहीं चुकाते हैं, उनको माफी के तौर पर उन कर्ज माफी के साथ जो शब्द लिखा गया रिटर्न ऑफ, वो सबसे बड़ी तादाद में इसी दौर में लिखा गया। एक ऐसा वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी भी $100 नहीं पहुंचा है, क्योंकि भारत ने देखा है $100 प्रति बैरल कच्चा तेल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रहा था, उस वक्त भारत के भीतर में तेल यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कभी भी ₹100 छू नहीं पाई थी। लेकिन फिलहाल जब $75 प्रति बैरल है, तब भी पेट्रोल डीजल ₹100 से ज्यादा हो चला है। यानी एक ऐसा दौर जिस वक्त केंद्र सरकार सबसे ज्यादा जनता के ऊपर बोझ डालकर कमाई कर रही है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त महंगाई के आश्रय इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है। एक ऐसा वक्त जिस वक्त बड़ी बड़ी कंपनी और कॉरपोरेट जिनके कर्ज लिए गए रकम को माफी के तौर पर रिटर्न ऑफ किया जाता है, वही कंपनियां इस सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग कर रही है। यानी एक ऐसा दौर जिस वक्त में चुनाव में जाना, चुनाव में जीतना, उसके लिए पैसे का जुगाड़ करना और उस पैसे के लिए ऐसी पॉलिसी बनाना जिस पॉलिसी के आश्रय चाहे जनता पर महंगाई का कितना भी बोझ पड़े, इस देश में बेरोजगारी के दौर में चाहे मरने मारने की स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सरकार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसे सिस्टम का हिस्सा बना चुकी है। हमें लगता है कि आज हर उस पन्ने को खोलने की जरूरत है जिस पन्ने के आश्रय आप समझ पाएं कि दरअसल ऐसा कभी किसी देश में होता नहीं कि महंगाई क्यों है और उसकी कोई वजह ना हो, फिर भी महंगाई बढ़ती चली जाए। तो क्या वाकई जमाखोरी को लेकर, क्या वाकई बाजार में सबसे ज्यादा कालाबाजारी के तहत सामान को धीरे धीरे सप्लाई करने की स्थितियां इस देश में पॉलिसीगत तरीके से निर्णय के तौर पर ली जा रही है? हो सकता है, क्योंकि जिन पन्नों को हम खोलने जा रहे हैं उन पन्नों को ध्यान से सुनिएगा। और इस बात को लेकर हो सकता है चंद सरकारी कर्मचारी जिनकी संख्या 50 लाख है, वह पेंशनधारी जिनकी संख्या 60 लाख है, वह खुश हो सकते हैं कि महंगाई भत्ता सरकार ने आखिरकार जारी कर ही दिया और महंगाई भत्ता बढ़ाकर जारी किया गया। लेकिन इस देश के भीतर में 138 करोड़ लोगों की जिंदगी है। 138 करोड़ लोगों की जिंदगी का मतलब इस देश के भीतर में रोजगार करने वाले तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। उन लोगों के साथ बीते एक बरस में जो कुछ जिस रूप में हुआ है, हमें लगता है कि सबको आज आपको अपने दिमाग में दर्ज करना चाहिए और समझना चाहिए कि दरअसल ये महंगाई भी कहीं उस इकोनॉमी का हिस्सा तो नहीं जो इकोनॉमी सरकार कभी रिजर्व बैंक से ज्यादा डिविडेंड पैसा लेकर अपने साथ आगे रईसी में बिताती है, या फिर इस देश के पीएसयू को बेचती है, या फिर इस देश के भीतर में बैंकों को कंगाल बनाती है, या फिर जीएसटी के जरिए ही सही वसूली करके किसी ना किसी तरीके से अपने खजाने को खाली होने देना नहीं चाहती है, जिससे सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता मिले, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों की रईसी में कोई कमी ना आए और एक ऐसी साइकिल क्रिएट हो जाए जिसमें पॉलिसीगत तरीके से कोई नया निर्णय लेना ना पड़े और लोगों को यह महसूस हो महंगाई तो है ही, महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई तो आने वाले वक्त में भी होगी। उससे निजात पाने के लिए सरकार पॉलिसी बनाएगी, आने वाले वक्त में राहत देगी। हो सकता है जब चुनाव हो तब कुछ राहत मिल जाए, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि इस दौर के भीतर में जो लगातार होलसेल महंगाई दर थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसे 12% तक पहुंच गई।
महीने दर महीने बढ़ रही थी। जनवरी में 2%, फरवरी में 4%, मार्च में 7%, उसके बाद 10%, उसके बाद 12%, महीने दर महीने बढ़ती है। जो थोक महंगाई दर है वह भी 6% पार है। और बैंकों के भीतर जो पैसा जमा होता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह एफडी पर भी आपको 5% से ज्यादा मिल नहीं पाता है। तो यह कौन सी परिस्थिति है? इन परिस्थितियों को समझने से पहले हमें लगता है इस बात का जिक्र हम लोगों ने बार बार किया है कि इस देश में पेट्रोल डीजल को लेकर जितनी एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है उससे पहले कभी नहीं वसूली गई। यह एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि उसी के जरिए जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे उसमें भारत पेट्रोलियम जिसने इस बार सबसे ज्यादा डिविडेंड सरकार को दिया, तकरीबन 8,000 करोड़ से ज्यादा का, वह भी सरकार के हिस्से में आया और उसको आने वाले वक्त में उसको भी बेच देना है, यह भी सरकार की बुक में लिखा हुआ है। सवाल यह है कि एक तरफ पेट्रोल डीजल का जिक्र हम लोग लगातार करते रहे हैं। 2014-15 में जब यह सरकार नई नई आई थी, मोदी सरकार, उस समय एक्साइज ड्यूटी 1,72,000 करोड़ लेती थी। आज की तारीख में 2020-21 में बढ़कर यह 4,54,000 करोड़ हो गया है। ठीक इसी तरीके से स्टेट भी वसूली करती है, जो वैट की वसूली होती है, उसको 1,37,000 करोड़ 2014 में, लेकिन वह बढ़कर 2,03,000 करोड़ तक पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में जब यह लगातार सरकार वसूली कर रही है, उसी दौर में इस देश की इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय इस दौर में कम हो गई। यानी आजादी के बाद कोई ऐसा बरस नहीं रहा जिस बरस में महंगाई दर ना बढ़ी हो, लेकिन महंगाई दर बढ़ने के साथ व्यक्ति की आय भी बढ़ती है। लेकिन आय पहली बार कम हो गई। इकोनॉमिक सर्वे कहता है 19-20 में 1,34,000, 20-21 में यह घटकर 1,26,000 हो गया। हालांकि IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इनकी रिपोर्ट कहती है भारत में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से भी कम हो गई है। और दुनिया के बाजार में भारत में जितना टैक्स पेट्रोल पर 55 रुपए, डीजल पे 44 रुपए लगता है, इतना कहीं नहीं वसूला जाता है। लेकिन आज इससे हटकर एक सच है, यह सच भयावह है। महंगाई के लिए जब आप तेल खरीदते हैं, जो भोजन का तेल है, जो सबसे ज्यादा इस दौर में महंगा हुआ, उसमें इजाफा तकरीबन 100% तक का हुआ है एक साल के भीतर में। जो कीमतें बढ़ी हैं, उनको बेचने वाली कंपनियों का नेटवर्थ कितना बड़ा है, आपको ये जानकर हैरत होगी कि अडानी भी एडिबल ऑयल बेचते हैं, यानी खाने के तेल को बेचते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वेलमेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, उनके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया और अडानी वेलमेयर के नाम से जो फॉर्च्यून का ब्रांड आता है, सिर्फ एक साल के भीतर में जो पूरा लॉकडाउन का दौर था, जो पूरा कोरोना काल का दौर था, उस दौर में 26,486 करोड़ रुपए इस अडानी एडिबल ऑयल की कंपनी को लाभ हो गया, शुद्ध लाभ। लेकिन सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, कई कंपनियां, रुचि सोया एक दूसरी कंपनी है जो बाबा रामदेव की है, इनको लाभ जो हुआ मार्च 2020 में अगर देखिएगा तो ये 3,000 करोड़ का माल बेच रहे थे। जो टोटल सेल था वह तो लगभग 13,118 करोड़ का था, लेकिन शुद्ध लाभ 3,000 करोड़ का था, जो बढ़कर एक बरस के भीतर में 3,455 करोड़ हो गया। सिर्फ आखिरी क्वार्टर में दिखाया गया 314 करोड़। आखिरी क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में सिर्फ 3 महीने में 314 करोड़ रुपए का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा। ऐसी कई कंपनियां हैं जैसे गोकुल एग्रो रिसोर्स, इसको जो नेट प्रॉफिट हुआ है 482.21%। कल्पना कर सकते हैं इतना ज्यादा लाभ हुआ है। यानी इस देश के भीतर में चाहे वो सोयाबीन की ऑयल बनाए, चाहे पाम ऑयल बनाए, चाहे सनफ्लावर बनाए, चाहे ग्राउंडनट ऑयल बनाए, चाहे वनस्पति, सभी को खूब लाभ हुआ है। और जितनी कंपनियां चलती हैं, उन कंपनियों को चलाने वाला कोई छोटा व्यापारी नहीं रहा था, वो अचानक नए व्यापारी के तौर पर उनकी एंट्री होती है। इसमें कोई आपको ओबीसी या SC/ST नहीं मिलेगा। ये सब अपने तौर पर नाम से समझ लीजिए, गोकुल एग्रो चलाने वाले कन्नूभाई ठक्कर, रुचि सोया चलाने वाले बाबा रामदेव, केएसई जो केरल बेस्ड है इसको चलाने वाले कोई जोसेफ हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जो है ये मनीष गुप्ता चलाते हैं, गोकुल रिफॉइल्स जो है इसको बलवंत सिंह चलाते हैं, विजय सॉल्स जो है वो विजय दाता चलाते हैं। तमाम कंपनियां, BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड रमेश चंद नैयर चलाते हैं, सचिन गोयल आगरा एग्रो फूड लिमिटेड चलाते हैं, एविक इंडस्ट्री मनीष सहारा चलाते हैं, कीर्ति इंडस्ट्री शिव सिंह मेहता चलाते हैं। इन नामों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं और कंपनियों का जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि जब एक दूसरी पुस्तक टटोली गई कि पॉलिटिकल फंडिंग किन माध्यमों से होती है, तो जानकर आपको हैरत होगी कि जो कोरोना काल में महंगाई बढ़ी है और उस महंगाई का लाभ जिन कंपनियों को हुआ है, उन्होंने ही पॉलिटिकल फंडिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती। और जब सरकार इस बात का जिक्र करती है कि वाह, 1 साल तक तो फ्री में 5 किलो अनाज दे देती है और उस पर बोझ पड़ जाता है, तो हमको लगता है यह गणित भी समझ लीजिए। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देने में सरकार का बोझ पड़ता है 2.25 लाख करोड़ रुपया। और इस दौर में जो महंगाई बढ़ी, जो भी सब्जियों की कीमत, जो भी दाल की कीमत, जो भी तेल की कीमत, जो खाने वाले तेल की कीमत जो भी बढ़ती चली गई, चावल की कीमत, गेहूं, उसको जब मुनाफे में होलसेल आप क्रिएट कीजिएगा तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपया मुनाफा ज्यादा हो गया इन कंपनियों को। 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इधर खर्च किए, 4.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिल गया। उसके जरिए जो जीएसटी की वसूली हुई, उसके जरिए इन कंपनियों के जरिए जो फंडिंग हुई, वो सारी चीजों को जब जोड़ना शुरू कीजिएगा तो यह भी एक नई परिस्थिति निकल कर आती है कि सरकार एक ऐसी साइकिल बना चुकी है जिस साइकिल के भीतर में उसे कोई नया पॉलिसी डिसीजन नहीं लेना है, सिवाय इसके कि जो थोक का माल रखते हैं वो जमाखोरी कर सके। जो खुदरे व्यापारी हैं वो अपने तौर पर उस थोक मूल्य से ज्यादा की रकम को बाजार में सामानों को बेच सके। यह एक पैरेलल चीजें चलती हैं। इसीलिए जब एनालिसिस किया जाता है कि आखिर थोक मूल्य क्या है और खुदरा मूल्य क्या है, तो उसके पीछे का एक गणित यह भी है, उसके लिए बेसिक लाइन मंडी को खींची जाती है। उन मंडियों में थोक में कितना माल थोक से उठाकर लाया गया, उसमें 12% का इजाफा हो गया। जब वहां से खरीद कर रिटेल में जा रहा था तो 6% का इजाफा हो गया। लेकिन मार्केट पहुंचते पहुंचते वो 12 और 6 जुड़ जाते हैं और वो 18% के आगे निकल जाता है। इसीलिए जब आप देखना शुरू कीजिएगा, जो हमने परखना शुरू किया कि आखिर कितनी कीमत किस रूप में बढ़ी है, तो पेट्रोल की कीमत तो लगभग 60% बढ़ गई। मान लीजिए खाने वाले तेल की कीमत में 44.28% का इजाफा 1 बरस के भीतर में, एलपीजी गैस में 31% का इजाफा इसी 1 बरस में, दाल में 12% का इजाफा इसी दौर में, नॉनवेज में 9% का इजाफा इसी दौर में, और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स आपकी रसोई में काम आता है या जो भी आप न्यूनतम जरूरत के लिए खरीदते हैं, उसका जब एवरेज निकालिएगा तो 18 से 20% लगातार राइज किया है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोगों के पास पैसा है? क्या सरकार की पॉलिसी लोगों को रोजगार बरकरार रखने की स्थितियां में भी ला रही है? क्योंकि सरकार अपने तौर पर जब इस डाटा को जारी करती है कि इस देश के भीतर में सबसे बड़ी तादाद में सैलरीड जॉब, जो कि एक मुश्त पैसा महीने का जिनको मिलता है, उनकी 2019-20 के बीच में तकरीबन 8 करोड़ 60 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, और 20-21 में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख लोगों की नौकरियां चल गई। सरकार का दूसरा डाटा निकल कर आता है कि अप्रैल से पहले, यानी जब लॉकडाउन से पहले की परिस्थिति थी पिछले साल, इस देश के भीतर में 40 करोड़ 35 लाख लोग नौकरी कर रहे थे, संगठित असंगठित क्षेत्र मिला दीजिए सब। लेकिन उसके बाद 12 करोड़ 60 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, और सिस्टमेटिकली अगर समझिएगा तो वह 40 करोड़ से एक झटके में 35 करोड़ प्रवासी मजदूरों का दौर शुरू। उसके बाद निकलिएगा तो वो 30 करोड़ पर आते हैं और उनके सामने मुश्किल हालात। उसके बाद जब निकलिएगा तो वो 28 करोड़ तक आ जाते हैं, और दूसरे दौर के बाद जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें 2 करोड़ लोगों की और कमी आ रही है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि इस दौर में जब पैसा ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, रोजगार है नहीं है, जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण ले लीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के जो उसकी अपनी जो सरकार की साइट है, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जोड़ सकते हैं, जिसको आप सरकारी नौकरियों से जोड़ सकते हैं, वहां पर 2 चीजों को मेंशन किया गया। एक्टिव जॉब सीकर, एक्टिव वह कैंडिडेट जिनको जॉब चाहिए, और एक्टिव वैकेंसी, जो सरकार अलग अलग तरीके से वैकेंसी देने की स्थिति में है। आपको जानकर हैरत होगी, एक्टिव वैकेंसी 8,316 है पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर एक्टिव जॉब सीकर्स की संख्या सरकार की ही वेबसाइट पर 38,25,742 है। यानी 8,316 नौकरियों के लिए लोग हैं 38,25,742 सरकार की वेबसाइट पर यह मौजूद है। यह तो पहला राउंड हुआ। दूसरी स्थिति है कि इसी दौर में
एक बड़ा हिस्सा रहा जिसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदगी कैसे जिएगा। तो जो लोग रिटायर हो रहे थे दिसंबर में 2020 में, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार गायब हो रहा है, पैसे की कटौती हो रही है, लगभग 56,80,000 लोगों ने अपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल लिया। जो नौकरी कर रहे थे, अभी रिटायर हुए नहीं थे, जो दिसंबर में रिटायर हुए, यानी लोगों के सामने संकट इतना गहरा था। लेकिन ओवरऑल जब जोड़िएगा तो पता चलेगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी क्लास थी, प्राइवेट की, पब्लिक की, दोनों मिला दीजिए, 2 करोड़ लोगों ने अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला, तकरीबन 73,000 करोड़ रुपए, यानी प्रति हेड अगर एवरेज भी लीजिएगा तो हर किसी ने 36,500 रुपए निकाल लिए। इनकी कमाई जो थी, जो नौकरियों के जरिए, इसका जब एवरेज निकाला गया तो इनकी कमाई 10 से 20,000 के बीच में ही थी। यानी नाजुक स्थिति कैसे होती चली जा रही है, लेकिन महंगाई चौमुखी और चारों तरफ से खुद को घेरते हुए बढ़ रही है, लेकिन सरकार खामोश है। इस देश के भीतर में अनाज कम नहीं हुआ है, इस देश के भीतर में कुछ भी कम नहीं हुआ है, लेकिन उन्हीं सब की कीमत बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो गया है? सरकार कह रही है कि दरअसल महंगाई तो हर वक्त बढ़ती है, और सरकार को चाहने वाले कहते हैं महंगाई पहले भी थी, अब भी थी। लेकिन पहले की परिस्थिति में जब जाइएगा तो आपको उत्पादन कम नजर आएगा। जमाखोरी को रोकने का सरकार उपाय करती है, लेकिन जमाखोरी अगर कानून बन जाए और कानून के मातहत आप किसी जमाखोर को जेल में न डाल सकें, उस थोक प्राइस का इजाफा होगा ही जो मुनाफे के साथ जुड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि खुद सरकार का आंकड़ा इस दौर में कहता है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग संकट में थे, उसमें लगभग 56,80,000 लोगों ने इसी दौर में एडवांस ले लिया। किसी ने ईपीएफओ से निकाल लिया, किसी ने बैंक से जो पैसा लगा था वहां से निकाल लिया, क्योंकि पैसा नहीं था किसी के पास। और पैसा नहीं था, और पैसे से जो माल खरीदना है वो माल बाजार में महंगा है। जो माल बेच रहे हैं उनको मुनाफा बढ़ते चला जा रहा है, उनका नेटवर्थ बढ़ते चला जा रहा है, उनका शुद्ध मुनाफा अपने तौर पर बन रहा है। जिन कंपनियों का हमने नाम लिया, हमने उन कंपनियों में निकाला, तेल, खाने का तेल बेचने वाली लगभग 12 कंपनी, इस देश के भीतर में चावल बेचने वाली टॉप मोस्ट कंपनी हम आपको बता रहे हैं 18 कंपनी, इस देश के भीतर में जो बाकी डेयरी का सामान बेचती है या जो भी फल फूल बेचती है उससे जुड़ी हुई लगभग 24 कंपनियां, और ओवरऑल जो मार्केट प्राइस पर असर डालते हैं छोटे मोटे प्रोडक्ट के जरिए, उनसे जुड़ी हुई लगभग 52 कंपनियां, यानी कुल मिला के लगभग 80 कंपनियां ऐसी निकल कर आई जिनका मुनाफा बढ़ते चला जा रहा है। इन मुनाफा बढ़ने वाली कंपनियों ने बैंक से लोन भी लिया है, और बैंक से लोन लेकर ना लौटा पाने की स्थितियों में भी ये कंपनियां हैं, और उनका कर्ज लिया हुआ, यानी जो पैसा बैंक से लिया है, वह भी माफ करने की स्थिति में वही सरकार है। वह भी बड़ा रोचक है, क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में जो बैंक से लोन लिया था जिन लोगों ने, उनको जो राइट ऑफ किया है वह संख्या लगभग 70,000 करोड़ की है। पूरे साल का निकालिएगा तो यह लगभग 1,15,000 करोड़ की है। सरकार ने कहा था सबसे कम है इस 3 महीने में, लेकिन सबसे ज्यादा है पूरे साल में, वाकई सबसे कम है। 1,15,000 करोड़ रुपए सरकार ने कर्ज लिए हुए, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज पैसे वालों का कर्ज बैंक को बुक से हटा दिया। सरकार कह रही है सबसे कम है, और 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च करके 5 किलो अनाज बांट देती है तो कहती है हम पे बोझ पड़ रहा है। लेकिन ये वाकई कम है, 2.25 लाख करोड़ रुपया इसलिए कम है। 1,15,000 करोड़ रुपया जो है इसलिए कम है क्योंकि इससे ठीक पहले के साल में, इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 2,37,000 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किए गए। उससे ठीक पहले 2,36,000 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किए गए। उससे ठीक पहले यानी 2017-18 में 1,90,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। इतने पैसा जब माफ किया जा रहा है, और ये पैसा उन कंपनियों के पास जाता है जो कंपनियां इस देश के भीतर में प्रोडक्ट भी बेच रही है, मुनाफा भी कमा रही है, और नई कंपनियों को खरीदने के लिए वो बैंक से लोन उठाती है, और बैंक से लोन उठाने के बाद कुछ कंपनियां दिवालिया की दिशा में चल जाती है, फिर उनको खरीदने के लिए एक दूसरी कंपनी क्रिएट की जाती है। यह एक साइकिल है, और ये साइकिल अगर इस देश के सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है तो महंगाई तो बहुत छोटी चीज है।
इसका मतलब है कि इंटेंशनली सरकार की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, वह महंगाई की दिशा में इसलिए ले जा रही है क्योंकि सरकार को अपनी गवर्नेंस, अपनी इकोनॉमी, अपनी रईसी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि गवर्नेंस उससे हो नहीं पा रही है, पॉलिसीज वो चला नहीं पा रही है। तो ये क्राइसिस के दौर में परिस्थिति आकर सरकार के लिए मुश्किल हालात है। लेकिन सरकार पर असर इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जब वो इतने रिटर्न ऑफ कर रही है, आरबीआई से मैक्सिमम पैसा लेने की स्थिति में आ गई, उसके लिए नियम कायदे कानून बना दिए गए, इसका असर जनता पर क्या पड़ रहा होगा, उसका एक डाटा हमको लगता है एनसीआरबी का डाटा आपको देना चाहिए। एनसीआरबी कहता है पिछले 10 बरस के दौर में जितने भी खुदकुशी हो रही थी इस देश के भीतर में, चाहे वो युवाओं की हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे इस देश के भीतर में ग्रामीण भारत के भीतर हो, चाहे शहरी इलाकों में, आपको जानकर हैरत होगी 20% का इजाफा पिछले साल की तुलना में इस साल खुदकुशी में भी हो गया। लेकिन सरकार ने एक ऐसी साइकिल क्रिएट कर दी जिस साइकिल के मातहत सरकार का बड़ा साफ नियम है, पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे जो माल बेच रहा है, जो पैसे वाला है, उसको लाभ हो। वह जिस भी पैसे भेजे उससे लाभ सरकार तक पहुंचेगा, कुछ जीएसटी के माध्यम से पहुंचेगा, कुछ उन कंपनियों के माध्यम से पहुंचेगा। जो खरीदने वाला है उसकी स्थिति अगर बिगड़ती जा रही तो उस तरफ से आंख मूंद लीजिए। महंगाई का दौर है, तो क्या यह माना जाए कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसको एक अनौपचारिक तरीके से देश में महंगाई के साथ लाद दिया गया है, खुदकुशी बढ़ रही है, लोगों की तंगी हालात बढ़ रही है, लोगों के मुश्किलात बढ़ती रह रही है, और ये पूरा सब कुछ एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसमें दूर से ऐसा लगता है कि ये महंगाई नहीं होनी चाहिए फिर भी है। और सरकार अपने प्रचार माध्यमों के जरिए जब इस बात की जानकारी देती है कि दरअसल इससे पहले ऐसा था और उससे पहले ऐसा था, तो अब ऐसा है, तो आप क्यों रोना रो रहे हैं, तो हमें लगता है फिर एक बार समझिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पहले से कम, भारत में तेल की कीमत पहले से बहुत ज़्यादा, देश के भीतर खाद्यान्न उत्पादन पहले से बहुत ज़्यादा, खाद्यान्न की कीमत पहले से बहुत ज़्यादा, इस देश के भीतर में रोजगार पहले से बहुत कम, लोगों के लिए पैसा जुगाड़ करना बहुत मुश्किल, इस मुश्किल हालात में महंगाई से दो दो हाथ करना। तो क्या ये माना जाए कि सरकार ऐसे सिस्टम को लेकर आई है जिसमें सरकार को वसूली करनी है, उस वसूली के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए, उन नियम कायदों के जरिए सरकार की अपनी इकोनॉमी चलती रहे, जिसमें महंगाई भत्ता 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को अगर इतने दिन तक रोका गया तो अब उनका आक्रोश ना सामना करना पड़े, कम से कम वह तो सरकार के साथ खड़े रहें, इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, 10% बढ़ाकर दे दिया जाए, दे दीजिए, पेंशनधारियों को पैसा दीजिए, लेकिन उस पैसे की कीमत बाजार तक पहुंचते पहुंचते उस 10% जो महंगाई भत्ता बढ़ाया भी जाएगा वह भी कम हो जाए, ऐसी व्यवस्था पैरेलल में कर दीजिए। यह है इस देश की इकोनॉमी का एक अनूठा हाल। बहुत मुश्किल परिस्थितियों के बीच सरकार की यह आसान सी पॉलिसी अगर समझ गए हैं तो ताली मत बजाइएगा, गुस्सा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।